दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं बड़ी खबर बड़े खुलासे के साथ। यह खबर है चुनाव आयुक्त को लेकर। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर खबर है। और अब खबर यह है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली का जो चुनाव हुआ था वो उनका आखिरी चुनाव था और हमने देखा कि किस बेहतरीन के तरीके से पूरे देश के अंदर चुनाव हुए। ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को मुंह पे तमाचा मारा। यानी उन्होंने एक एक करके चीजों का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि देखिए, ईवीएम को हमेशा से दोष देकर के ये जो हारते हैं नेता, वो अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं और ईवीएम हैक नहीं हो सकती। उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की और उन्होंने चुनौती भी दी और कई बार उसके पहले भी वो चुनौती दे चुके हैं कि जिसको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो आप आइए और मेरे सामने इंजीनियर बैठ करके हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाए। ऐसा कोई कर नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया तो आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिली। अब ये एक चुनौती है कि इस तरह का जब आक्रामक विपक्ष हो, इस तरह से झूठ फैलाने वाला विपक्ष हो, इस तरह से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाला विपक्ष हो, चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं मुखिया अखिलेश यादव, वो तो एक सफेद चादर ले आए जिसको उन्होंने कहा कि ये कफन है क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है, मैं उसके लिए कफन लाया हूं। हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्योंकि देश के अंदर वक्तव्य की, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी किसी को गाली दी जा सकती है, ये हम देख रहे हैं। बहरहाल खबर है कि अब नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 480 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर चर्चा हुई। उसमें से 5 नाम शॉर्ट आउट किए गए हैं और उस 5 नाम में जो सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा है वो है ज्ञानेश। आपको बता दूं कि ज्ञानेश वो अधिकारी हैं 1988 के बैच के, ये आईएएस अधिकारी हैं और ये जो है धारा 370 जब 2019 में हटाई गई थी उस समय अमित शाह जी के साथ ये मिलकर काम कर रहे थे गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में ये कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव थे। राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें भी ये समिति में साथ में काम कर रहे थे। यानी ये कह सकते हैं कि अमित शाह और मोदी जी के बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं। इनके ऊपर भरोसा है कि ये सख्त निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना हो या अधिकारियों को नजर रखना हो, ये बखूबी करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव आयुक्त बनता है तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है और आप देखेंगे जैसे ही इनके नाम की घोषणा होगी तो पूरा विपक्ष चिल्लाएगा। हालांकि अभी नाम फाइनल नहीं है। नाम फाइनल में जो कमेटी फाइनल इसको करती है उसमें राहुल गांधी भी शामिल होते हैं नेता प्रतिपक्ष होने के कारण से, और वो अभी देश से बाहर हैं, आएंगे। मोदी जी भी देश के बाहर हैं, तभी इस नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार ज्ञानेश अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं और जब ये होंगे तो निश्चित जान लीजिए कि कुछ कड़े फैसले अभी होना बाकी है। जिस तरह से चुनाव में फ्री बीज यानी फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात है, इस पर चुनाव आयोग पहले ही कह चुका कि ये तो राजनीतिक दलों को फैसला करना है कि इस देश को ले जाना कहाँ है। फ्री की रेवड़ी बांट करके देश को अंधकार में ले जाना है, यहाँ अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, या फिर विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है। इससे चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने पिछले दिनों, आपकी जानकारी में मैं डाल दूं कि ऐसे कई लोगों पर आपत्ति दर्ज की है जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं या उस पर कोर्ट में सजा हो चुकी है। उसको लेकर के चुनाव आयोग हमेशा से राजनीतिक दलों को ये सलाह देते रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कुछ इस तरह के केस चल रहे हैं उनको आप अपनी पार्टी का टिकट ना दें तो अच्छा है। देखते हैं कि पार्टियां उनकी बात मानती हैं कि नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देश में ईवीएम को लेकर के जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये एक गंभीर और दुखद भी मुद्दा है। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका हो, यदि किसी के विरुद्ध कोई फैसला आता है और वो ये कहे कि देश की न्यायपालिका तो सरकार के दबाव में काम कर रही है, जजों को तो आज़ादी नहीं है निर्णय करने की, साहब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं संविधान की कॉपी लेकर के दुनिया में घूमते हैं और ये इस तरह से देश की सरकार को
देश की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। सरकार पर आप सवाल उठाएं, ये विपक्ष का अधिकार है। आप मोदी पर सवाल उठाएं, इस पे आपका अधिकार है। लेकिन आप ये कहें कि देश की न्यायपालिका को कंट्रोल में किया जा रहा है, देश की न्यायपालिका अपने आप से निर्णय ठीक नहीं दे पा रही है, ये बहुत ही दुखद और गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो जो भी सरकार केंद्र में है वो अपने अनुसार निर्णय करा ले, तो फिर संसद में कोई भी बिल जो पास किया है वो अटकने का सवाल ही नहीं है। अभी तक वक्फ बोर्ड एक्ट जो परिवर्तन है फिर तो वो कोर्ट से हो गया होता। जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस पर सरकार पहले से ही कोर्ट में डाल के उसको कानून बनवा चुकी होती। फिर उसमें जो जितने भी घुसपैठिए हैं उनको भी देश से बाहर भेज चुकी होती। ये जितने भी काम सरकार को करने हैं, चाहे शिक्षा बोर्ड को लेकर हो, चाहे घुसपैठियों पर प्रहार को लेकर हो, देश विरोधी ताकतें जो आज देश के अंदर आनंद मना रही हैं वो कोर्ट के जरिए ही तो है। कोर्ट ने किसी को जमानत दे दी है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसमें बहुत सारे विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं और खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं, जिनको जमानत इसी हमारे देश की न्यायपालिका ने दी है। लेकिन वो कभी भी न्यायपालिका पर प्रहार करने से चूकते नहीं हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि आप अपने देश की संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह वो बदनाम करते हैं चुनाव आयोग को। और जब ये कहते हैं कि चुनाव तो ठीक नहीं हो रहा, चुनाव में तो चुनाव आयोग हमारी बात को सुनता ही नहीं है, तो ये जो है गंभीर मसला है। इस पर भी मैं कहता हूं एक कानून बनना चाहिए कि आप देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस तरह का सवाल करके अराजकता नहीं फैला सकते जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। हमने देखा है किस तरह के सवाल किए गए। साहब, ईवीएम में बैटरी फुल कैसे थी? 3 दिन से वो रखी है। चुनाव आयोग को इस पर भी उत्तर देना पड़ा और वो कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब दें। ठीक है, आपने जवाब दिया, वो आपकी नम्रता है, लेकिन क्या ये गलत नहीं है? दुनिया में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया में हम अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो क्या ये राष्ट्र विरोधी एक ये अभियान नहीं है? इस पर देश की सरकार को सवाल सोचना चाहिए और इस पर एक कानून बनाना चाहिए कि देश को बदनाम करने के लिए जो भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएगा। और आपको बता दूं, जब कभी किसी कोर्ट के निर्णय पर कोई सवाल उठाता है, कभी कभी कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई हो जाती है। कहते हैं साहब कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इस देश में अगर किसी जज के निर्णय के खिलाफ कोई बोलेगा, उसके लिए कानून है। लेकिन चुनाव आयोग को आप कहें कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग पार्शल है, चुनाव आयोग तो जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, उस संस्था के बारे में एक्शन क्यों नहीं होता? फिर तो इस तरह से बदनाम कर दिया जाएगा। कहीं जो है चुनाव में फर्जी ईवीएम दिखाई जाएंगी और उसका वीडियो डाल दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। नए चुनाव आयुक्त के लिए नई चुनौती है। एआई के ज़माने में किस तरह से फर्जी वीडियो और फोटो डाल दी जाएंगी, किस तरह से उसको बदनाम किया जाएगा, ये भी एक चुनौती होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो नाम मैंने आपको बताया कि अभी सामने आया है ज्ञानेश जी का, इस नाम के आने के साथ ही पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। उनको अब ये लग रहा है कि यदि ये व्यक्ति, ये तो देखिए अमित शाह जी के साथ रहा है, ये तो साहब इसी को बना रहे हैं, तो साहब कैसे? भाई वो कमेटी बनाएगी, वो खाली गृह मंत्रालय उसका नियुक्ति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री उस कमेटी में हैं, उसके अंदर एक मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो भाई वो सब मिल करके करेंगे। लेकिन अब ये एक नया नाम, बड़ा नाम सामने आया है, निश्चित रूप से कड़े अफसर के रूप में जाने जाते हैं। और अब जब ये अगर बनते हैं, अगर इन पर निर्णय होता है, तो ये बात जरूर समझ लीजिए कि जो विपक्षी पार्टी अभी तक चुनाव आयुक्त को कभी भी गाली दे देती थी, झूठे इस तरह के आरोप लगाकर बदनाम करती थी, अब अगले आने वाले समय में उन पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।